हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी के जितने सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूँ। दोस्तों, पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन को करा दिया था और दोस्तों पार्ट सेकंड में मैंने गद्य पर आधारित प्रश्नों को कैसे करते हैं जो कि 10 नंबर में आता है। और दोस्तों पार्ट सेकंड में ही मैंने इसी के साथ में गद्य के 2 साहित्यिक परिचय जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे 2024 में दोस्तों आने वाले हैं, उनको मैं इन्हीं के साथ में करा दिया था। अब इस पार्ट जो थर्ड है इसमें दोस्तों हम पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को करने वाले हैं एवं 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट साहित्यिक परिचय पद्य से करने वाले हैं। यानी दोस्तों अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका 10 नंबर यहाँ से और 10 नंबर यहाँ से दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपने पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा है और पार्ट सेकंड को नहीं देखा है तो आप सबसे पहले उसको देख लीजिए, ठीक है ना। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स के जो फर्स्ट पिन होगा, जो पहला कमेंट होगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम सभी टॉपिक को एक एक करके दोस्तों 8 वीडियो में ही हम ख़त्म कर देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है पद्यांश का यहाँ पर किस प्रकार से क्वेश्चनों को करते हैं मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक। तो यहाँ पर दोस्तों क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले आपको इसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद में दोस्तों, ठीक है ना, 5 क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है मैं अभी आपको बताऊंगा। दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक। क्या लिखा है दोस्तों कि यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार। ठीक, हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार। यानी कि मेरे दोस्त इसमें जो यही बताया गया है, मनुष्य को सावधान करते हुए कहा गया है कि हे मनुष्य, जिस प्रकार तू विज्ञान का उपयोग कर रहा है यह तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा घातक साबित होंगे, ठीक है ना। और ये भी बात सिद्ध हो चुकी है कि तू अभी शिशु के समान अज्ञान है, तुझे फूल और कांटों की कुछ भी नहीं पहचान है। और दोस्तों यहाँ पर आगे क्या लिखा है कि खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार। यानी विज्ञान क्या है, एक तलवार है और तुम इसे अपने हाथों में लेकर इसे नहीं खेल सकते, बहुत ही तीखी धार इसकी है, तुम अपने अंग को भी काट लोगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इसका जो निष्कर्ष निकलता है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में 5 क्वेश्चन दे रहेंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, टोटल आपको मिलेगा 10 नंबर। तो पहला क्वेश्चन तो यही है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ का मतलब क्या होता है, तो संदर्भ का मतलब होता है ये जो आपका पैराग्राफ दिया गया है ये किस पाठ से लिया गया है और उस पाठ के लेखक, अगर गद्य है तो लेखक और फिर पद्य है तो उसके रचयिता कौन है। ठीक है दोस्तों। और सेकंड क्वेश्चन है व्याख्या कीजिए, यानी जिन पर जो है रेखा खींचा हुआ है, यहाँ पर मैंने दोस्तों इसको इस प्रकार से कर दिया है, रेखा नहीं खींचा है, तो इसको आपको व्याख्या करना है। फिर इसी में से 3 क्वेश्चन आपको 1 2 3, 2 तो इधर हो गए, 3 क्वेश्चन आपको इसी में से इसका उत्तर आपको ढूंढ के लिखना होता है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों हम एक एक करके सभी को समझ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको दोस्तों संदर्भ लिखना है। तो दोस्तों अगर आपने लेसन को पढ़ा है तभी आप संदर्भ को कर पाएंगे, लेकिन अगर आपने दोस्तों नहीं पढ़ा है तो संदर्भ यानी कि पाठ का नाम कैसे याद करते हैं। अच्छा दोस्तों, कैसे ये पता लगेगा कि ये किस पाठ से लिया गया है। तो मेरे दोस्त अगर आप चाहते हैं, ठीक है ना, कि आप जान पाएँ बिना लेसन को पढ़े कि यह किस पाठ से लिया गया है मेरे दोस्त, तो आप कमेंट करिएगा, मैं उस पर एक ट्रिक के माध्यम से वीडियो बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से बता दूंगा, आप दोस्तों तुरंत देखते ही उसको पता कर लेंगे कि यह किस पाठ से लिया गया है।
तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप एक बार केवल कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना, तो मैं वीडियो बना दूंगा। अब दोस्तों इसका उत्तर हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर तीसरा का फर्स्ट, ये तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे का पहला हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक, लिखेंगे संदर्भ, इसमें लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अभिनव मनुष्य नामक पाठ से उद्धृत है। यानी कि यहाँ पर जो पैराग्राफ दिया गया है ये हमारी पाठ्य पुस्तक अभिनव मनुष्य एक चैप्टर है, उसी से लिया गया है। उद्धृत है का मतलब क्या होता है, लिया गया है। इसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है दोस्तों, इतना अगर आप लिख देते हैं तो आपका यहाँ पर 2 नंबर तैयार हो जाएगा। ठीक, अब आगे क्या लिखा है दोस्तों, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी यहाँ पर हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। ये इतने में क्या है, अंडरलाइन किया गया है इसको, ठीक है, रेखा खींचा गया है, तो इसको आपको व्याख्या कर देना है। तो व्याख्या कैसे करते हैं चलिए मैं आपको एक बार पहले बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको लिख कर भी बताऊँगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है दोस्तों, रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग लगाना है। ठीक, यानी कि प्रश्नोत्तर नंबर तीसरे का दूसरा, और उसमें ब्लैक पेन से लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। इसमें लिखेंगे कि जो कवि है वो कहता है कि यह बात तो सिद्ध हो चुकी है। दोस्तों यहाँ पर आपको रटना नहीं है, आप इतना जो पढ़िए, आप पढ़ने के बाद में आपके जो भी समझ में आ रहा है उसको अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि कवि कहता है कि यह बात तो सिद्ध हो चुकी है कि हे मनुष्य तू अभी शिशु के भांति अज्ञान है, तुझे अभी कुछ भी ज्ञान नहीं है। ठीक है, इसका मतलब यही तो निकल रहा है, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। और हे मनुष्य फूल और कांटों में क्या अंतर होता है तुझे अभी कुछ भी नहीं पता है, इसीलिए तू विज्ञान का इतना दुरुपयोग करना बंद कर दे। ठीक है दोस्तों, तो इतना जो है आपको अपने शब्दों में इसका व्याख्या कर देना है दोस्तों। इतना अगर आप लिख देते हैं तो आपका 2 नंबर यहाँ से पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं एक बार आपको लिखकर बता दूं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे कवि कहता है कि, दोस्तों आपको अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है ना, आपको इसे रटना नहीं है। तो कवि कहता है कि हे मनुष्य यह तो सिद्ध हो गया है कि तू अभी शिशु के समान अज्ञान है। यानी कि जिस प्रकार से छोटा सा बच्चा अज्ञान होता है, उसे कुछ भी ज्ञान नहीं होता, उसी प्रकार से मानव भी है। फूल एवं कांटों में क्या अंतर होता है अभी तुझे नहीं पता है। बस दोस्तों इतना केवल लिख देना है, आपका 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। दोस्तों थर्ड क्वेश्चन क्या था उसमें कि कवि मनुष्य को सावधान क्यों कर रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे कवि मनुष्य को सावधान कर रहा है क्योंकि मनुष्य विज्ञान का बहुत दुरुपयोग कर रहा है जो उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। यानी कि जो कवि है वो मनुष्य को कहता है कि मनुष्य सावधान, अब मैंने मनुष्य को सावधान क्यों कर रहा है पूछा गया, तो इसलिए कर रहा है क्योंकि वह जो मनुष्य है वो विज्ञान का दुरुपयोग करता है और अभी भी कर रहा है जो उसके लिए घातक साबित होने वाला है। दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन वहाँ पर था कि मनुष्य को अज्ञान शिशु क्यों कहा गया है। तो मनुष्य को अज्ञान शिशु इसलिए कहा गया है क्योंकि वह नासमझ होकर या फिर शिशुओं के भांति अज्ञान होकर विज्ञान का दुरुपयोग कर रहा है। ठीक है दोस्तों, इस दोनों का उत्तर जो है लगभग सेम रहेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से मेरे दोस्त आपको इसका उत्तर लिख देना है। और लास्ट में क्या था, तो लास्ट में था किसकी धार बहुत तीखी है, तो तलवार की धार, या फिर आप लिख सकते हैं विज्ञान के तलवार की धार बड़ी तीखी है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आपको जो है समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से जो है करना है। दोस्तों जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है, ठीक है, जो पहला क्वेश्चन होता है उसके लिए तो आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम पता होना चाहिए, तो वो तो मैं आपको अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों जो व्याख्या होता है वो मेरे दोस्त आपको अपने शब्दों में करना होता है। और थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन, इन तीनों का उत्तर उसी में आपको ढूंढना होता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर 10 नंबर मिल सकते हैं। ठीक है ना, अगर आप इसको बाकायदा बेहतरीन तरीके से लिख देते हैं। तो आशा करता हूँ मेरे दोस्त कि आपको ये जो है अच्छा लगा होगा। अब चलिए हम बात कर लेते हैं हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 10 नंबर आपको दिलाने वाला है। ठीक है, 5 और 5 10, यानी 5 नंबर गद्य में साहित्यिक परिचय और 5 नंबर पद्य में साहित्यिक परिचय। ठीक है ना, तो चलिए अब हम साहित्यिक परिचय को बहुत ही आसान तरीके से उनकी रचनाओं को ट्रिक के माध्यम से समझ लेते हैं।
तो मेरे दोस्त यहाँ पर हम सबसे पहले अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का साहित्यिक परिचय देखेंगे मेरे दोस्त, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों इसको मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराने वाला हूँ। अगर आप इसको दोस्तों शुरू से लेकर एंड तक देख लेते हैं तो आपको सब कुछ अच्छे से यहाँ पर याद हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों मैं एक बार फिर से बता दूँ कि आपको जीवन परिचय का हेडिंग नहीं लगाना है, क्योंकि आप 12th में हैं, आपसे साहित्यिक परिचय पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जन्म 15 अप्रैल 1865 ईस्वी में कहाँ पर, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय जिनका उपनाम हरियोध है, ठीक है, क्या उनका उपनाम है, हरियोध। इनका जन्म 15 अप्रैल 1865 ईस्वी को आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इतना सिंपल था दोस्तों, आपको लिख देना है। इतना लिखने के बाद में मेरे साथी आपको जहाँ पर हेडिंग लगाना है साहित्यिक परिचय का, ठीक है दोस्तों। तो साहित्यिक परिचय में आपको लिखना है हरियोध जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि थे। यानी कि हमारे जो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी थे ये किस युग के कवि थे, तो ये द्विवेदी युग के कवि थे। इन्होंने खड़ी बोली को नया रूप प्रदान किया है। यानी जो खड़ी बोली होती है उसको इन्होंने बहुत ज़्यादा महत्व दिया है, उसको एक नया दिशा इन्होंने प्रदान किया है। और प्राचीन कथानकों में नवीन उद्भावनाएं समाहित की हैं। यानी कि जो पुरानी कथाएं थी उसमें भी अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने नई नई भावनाओं को उन्होंने जन्म दिया है, उसमें समाहित किया है, ठीक। इनके काव्य में वात्सल्य रस एवं विप्रलंब श्रृंगार का जगमगाता एवं झलकता रूप है या फिर रूप दिखाई देता है। यानी कि हरियोध जी की जो काव्य रचनाएं हैं उसमें इन्होंने वात्सल रस का प्रयोग किया है और विप्रलंब श्रृंगार का प्रयोग उन्होंने किया है, ठीक है दोस्तों। तो इतना छोटा सा सिंपल सा दोस्तों आपको जो है साहित्यिक परिचय में लिख देना है, क्योंकि दोस्तों आपको ज़्यादा यहाँ पर नहीं लिखना है। इसलिए नहीं लिखना है क्योंकि 5 नंबर में आपसे साहित्यिक परिचय पूछेगा, ठीक है। तो 5 नंबर आपको 5 नंबर में से 3 + 2 नंबर के होते हैं। यानी कि 2 नंबर की आपकी रचनाएं होती हैं, ठीक है ना, और 3 नंबर का आपका ये साहित्यिक परिचय होता है। तो 1 नंबर आपको इसमें मिल जाएगा, 2 नंबर इसमें मिल जाएगा, 3 नंबर हो गए, ठीक है, 3 नंबर हो गए। 1 नंबर इसमें मिलेगा, 4 हो गए। आधा नंबर इसमें देगा 4.5 और आधा इसमें देगा 5। यानी दोस्तों टोटल आपको यहाँ पर 5 नंबर मिल जाएगा। इसीलिए आपको वहाँ पर ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। जितना पूछे उतना आपको करके चले जाना है। आपको दोस्तों 5 में से 5 नंबर कोई नहीं काट सकता है, ठीक। उसके बाद में हम यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे रचनाएं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। इनके कुछ काव्य हैं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, चौखे चौपदे, ठीक है ना। कौन कौन से, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, वैदेही का मतलब होता है सीता, तो वही जब सीता जी वनवास जाती हैं तब इन्होंने कुछ लिखा है उसके बारे में। और चौखे चौपदे इनका उपन्यास है अधकिला फूल, ठीक है ना, अधकिला फूल इनका क्या है, उपन्यास है। दोस्तों ये जो रचनाएं हैं ना ये आपसे MCQ क्वेश्चन यानी कि मल्टी टाइप क्वेश्चन में भी आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो आप इनको तैयार कर लीजिएगा। यहाँ तो आपसे काम यहाँ पर आएगा और आपका बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी यहीं से तैयार हो जाएगा। उसके बाद में लिखेंगे भाषा शैली। यानी कि जो हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय जी थे उनकी भाषा शैली कैसी थी, वह किन भाषाओं का प्रयोग करते थे। तो उपाध्याय जी ने अपनी रचनाओं में कोमलता, ब्रज भाषा के साथ निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया है। यानी इनकी रचनाओं में इनकी भाषाएं जो कैसी हैं, बहुत ही कोमल हैं। ब्रज भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है और साथ साथ में इन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया है, ठीक है दोस्तों। तो इतना लिख देना है। अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आपको लास्ट में हेडिंग लगाना है हिंदी साहित्य में स्थान। इसमें लिखना है हरियोध जी अपने जीवन काल में कवि सम्राट, साहित्य, वाचस्पति आदि उपाधियों से सम्मानित हुए हैं। यानी कि जो हरियोध जी हैं इन्हें कवि सम्राट की उपाधि दी गई है, साहित्य वाचस्पति की उपाधि दी गई है और निसंदेह ही ये हिंदी साहित्य के महान विभूति हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें कोई संदेह नहीं है
कि ये क्या हैं, हिंदी के बहुत ही महान विभूति हैं। अब दोस्तों लास्ट में आपको लिख देना है कि इनकी मृत्यु कब हो गई थी, 1947 में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप एक लाइन में लिख दीजिएगा कि इनकी मृत्यु 1947 ईस्वी में, यानी कि आप इस प्रकार से याद कर लीजिए कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तभी उसी वर्ष इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आप अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के साहित्यिक परिचय को बहुत ही लाजवाब तरीके से समझ गए होंगे। अब हम चलिए बात कर लेते हैं हमारा जो अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा साहित्यिक परिचय है। दोस्तों अब हम जानेंगे महादेवी वर्मा के साहित्यिक परिचय को। ये भी मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना है कि महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम गोविंद सहाय वर्मा तथा इनके माताजी का नाम हेमरानी देवी था। ठीक है दोस्तों, यानी कि महादेवी वर्मा जी का जन्म कब हुआ था, 1907 में हुआ था। ठीक है ना, फर्रुखाबाद में हुआ था। इसको आप लिख सकते हैं। इनके पिता का नाम गोविंद सहाय वर्मा, माता जी का नाम हेमरानी देवी था। अब दोस्तों यहाँ पर अगला हेडिंग लगाएंगे साहित्यिक परिचय। इसमें लिखेंगे कि महादेवी वर्मा साहित्य एवं संगीत के अलावा चित्रकला में भी रुचि रखती थी। यानी कि जो महादेवी वर्मा थी इनकी रुचि किस में थी, तो संगीत में तो थी ही थी, चित्रकला में भी इनकी रुचि थी और साहित्य में भी इनकी रुचि थी। इनकी साहित्य साधना के कारण, ठीक है ना, भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। ठीक है ना, जो सबसे टॉप लेवल का, ठीक है, तीसरे नंबर पे जो पुरस्कार होता है उसका नाम है पद्म भूषण। सबसे जो टॉप लेवल का उसे भारत रत्न बोलते हैं। उससे नीचे होता है जो पद्म विभूषण, और उससे नीचे जो होता है तीसरे नंबर पे जो सबसे टॉप पे होता है उसे बोलते हैं पद्म भूषण। यानी कि तीसरे नंबर का जो सबसे टॉप पुरस्कार होता है ना, ये इनको मिला हुआ है पद्म भूषण। तथा इनके ग्रंथ यामा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था। ठीक है दोस्तों, इनका एक ग्रंथ था जिसका नाम था यामा, उस पर इन्हें क्या मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ। दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है ना, ये क्वेश्चन जो है आपसे ये भी पूछ लेता है एक नंबर में, यानी बहुविकल्पीय क्वेश्चन में भी आपसे पूछ लेता है। और काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि महादेवी वर्मा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था, तो यामा पर मिला था, आपको याद रखना है। और इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहते हैं। ठीक है ना, जो आधुनिक युग चल रहा है इसमें मीरा अगर किसी को कहा गया है तो वो कौन थे, महादेवी वर्मा थी। ठीक है ना। अब दोस्तों हम लास्ट में जानेंगे और इसके बाद में हमारा जो हेडिंग है वो क्या है, इनकी प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित हैं। ठीक, इनकी रचनाएं कुछ हैं। रचनाओं को हम ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। नानी ने साच स्मृति दिया। ठीक है ना, तो ना से हो जाएगा ना से आपका हो जाएगा नीरजा, और ना से हो जाएगा निहार। सा से हो जाएगा संध्य गीत, और यहाँ पर चा से हो जाएगा चलचित्र। स्मृति से हो जाएगा स्मृति की रेखाएं। दी से हो जाएगा दीप शिखा। या से हो जाएगा यामा, और यामा पर इन्हें क्या मिला था, पद्म भूषण मिला था। ठीक है ना, तो नानी ने साच स्मृति दिया, ना से नानी, निहार और यानी कि नीरजा, संध्य गीत, चा से चलचित्र, और फिर यहाँ स्मृति से स्मृति की रेखाएं। दी से हो जाएगा दीप शिखा। या से हो जाएगा यामा। ठीक है ना दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये जो है इनकी रचनाएं, इनका जो ट्रिक है आपको अच्छा लगा होगा। अब हम चलिए जान लेते हैं हमारा जो अगला हेडिंग है उसके बारे में। दोस्तों अब हम हेडिंग लगाएंगे भाषा शैली, कि इनकी भाषा शैली कैसी थी। तो महादेवी वर्मा ने सरल तत्सम प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग किया है। ठीक है ना, इनकी भाषा शैली कैसी है, तो इनकी भाषा शैली खड़ी बोली है। ठीक, आपको इतना याद रखना है। उसके बाद में मेरे दोस्त लास्ट हेडिंग है हिंदी साहित्य में इनका क्या योगदान है। तो हेडिंग लगाएंगे हिंदी साहित्य में स्थान। महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य में एक महान कवयित्री के रूप में जाना जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, और यहाँ पर आपको कवयित्री जो है किस प्रकार से लिखा है आपको इसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये आपसे एक नंबर में वाक्य अशुद्धि में भी पूछ लेता है। ठीक है, कवयित्री आपको लिख कर देगा, इस यहाँ पर लगा देगा, वो आपसे पूछेगा, इसमें आपको सही करना है तो आपको इसको
ध्यान से देखना, कवयित्री इस प्रकार से लिखा जाता है। हिंदी के रहस्यवादी कवियों में इनका प्रमुख स्थान है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको एक बार फिर से बता दूँ कि जो महादेवी वर्मा हैं उन्हें हिंदी साहित्य में एक महान कवयित्री के रूप में जाना जाता है, और रहस्यवादी जितने सभी कवियों हैं उन कवियों में एक नाम आता है महादेवी वर्मा जी का। और इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 ईस्वी में हो गई थी, ठीक है मेरे दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आपको इनका साहित्यिक परिचय भी बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मेरे दोस्तों, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो आप उसको देख लीजिएगा। सेकंड वीडियो मैंने आपको बता दिया है कि फर्स्ट और सेकंड वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, ठीक है ना। और या फिर आप चाहे तो कमेंट बॉक्स का जो पहला कमेंट है आप वहाँ पर इसको देख सकते हैं, मैं उस पर आपको प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, ठीक है ना। और थर्ड वीडियो तो आपने देख ही लिया है। अगर आपने पूरा देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों। और आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा, कम से कम 5 दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। तो मेरे दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ तो आपकी भी दोस्तों ये फ़र्ज़ बनता है दोस्तों कि आप भी अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, ठीक है ना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय माँ सरस्वती।